हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा और उम्मीद कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो है वह कब हुआ था। तो यह 1864 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपको 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप जो है यह फ्रांस का शासक था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यह यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो यह जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो जर्मनी जो है यह मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो यह जो है विलियम प्रथम जो है मेरे प्यारे साथियों यह जर्मनी का सम्राट बना था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सार्डिनिया का राजा कौन था। यह देखिए 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सार्डिनिया का राजा जो है वह विक्टर नोएल जी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो मेजिनी, काबूर और गेरिबाल्डी ये सभी जो था यह इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो 1793 ईस्वी में जो है लुई 16वें को फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने जो है वियना सम्मेलन किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि निम्न में से कौन किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो यह लोसने सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में न्यू डील जो है यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों हिगेल किस देश का दार्शनिक था, है ना। तो यह जो है जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सिकंदर जो है यह कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो है यह यूनान का निवासी था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जेना विश्वविद्यालय जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी 2023 की परीक्षा में द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कोसुत का संबंध जो है वह किस देश से है। तो कोसुत का संबंध जो है यह हंगरी से है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे हंगरी की राजधानी पूछता है तो हंगरी की राजधानी जो है वह बुडापेस्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यह जो है यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो यह किया गया था बुर्बो वंश द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर का कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का जो संबंध है यह कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यह प्रश्न भी देखिए पूछा गया है। अभी तक जो भी प्रश्न हम किए हैं वह कहीं न कहीं परीक्षा में जो है ईयर में कोई न कोई ईयर में जो है वो पूछा गया है। तो इटली एवं जर्मनी जो है यह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने जो है किस पद पर नियुक्त किया था। यह देखिए 2 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने जो है वो नियुक्त किया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, तो गेरिबाल्डी पैसे से जो है यह एक नाविक था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए 3 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। 2012 का कंपार्टमेंटल में, 2014 का द्वितीय पाली में और 2019 का भी कंपार्टमेंटल परीक्षा में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह देखिए कितनी बार आपको परीक्षा में पूछा गया, 2014 में, 16 में, 22 में, 23 में। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर का कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो जालवेरिन जो है यह व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर का कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है यह बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी संधि के द्वारा जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का जो है ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति जो है 1821 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है यह कहाँ हुआ, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है यह इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर का कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो यह 1832 ईस्वी में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है वह किसने की थी, तो यह किया था हिगेल ने जो है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 1829 ईस्वी में जो है एड्रियानोपुल की संधि हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि एड्रियानोपुल की संधि जो है यह किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो यह जो है तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 37 नंबर का कि सेडोन का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, तो सेडोन का युद्ध जो है यह पर्सा और रूस के बीच हुआ था। यहाँ पे जो है सेडोन का युद्ध जो है मेरे प्यारे साथियों यह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किस देश का हंगरी पर जो है पूर्ण आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का जो है हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने जो है वह कुचल दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था सेडोवा में, इसीलिए इसको सेडोवा युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर, सॉरी यहाँ पे है ना, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह सेडोन में हुआ था, इसलिए इसको सेडोन युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यह जो है सेडोन का युद्ध के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण पूरा हो गया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप हो चाहे हो यंग इटली, इन दोनों का संस्थापक जो है वो मेजिनी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है या तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह बिस्मार्क था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यह 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इटली के एकीकरण में जो है मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी का योगदान था। ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यह भी 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वह हो जाएगा आपका 47 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर संवैधानिक राजतंत्र, है ना। संवैधानिक राजतंत्र जो है यह शासन स्थापित हुआ था 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वह बिस्मार्क था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के तहत जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो यहाँ पर जो है इटली के एकीकरण में मेजिनी एवं इमैनुअल ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूल ने, इनमें से सभी ने जो है योगदान दिया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 51 नंबर का कि रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ का निवासी था। तो यह ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर के 51 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और महत्वपूर्ण लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।